कोई आज नया बच्चा? हाँ जी। तो बेसिक ही चल रहा है अभी, ठीक है ना। मैंने पहले बताया व्हाट इज केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री के कितने सेगमेंट्स हमको पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद मैटर के बारे में हमने बताया था। समझ पा रहे हो आप ये बात? मैटर समझते हो ना सब, क्या होता है मैटर? जो नए बच्चे उनसे पूछ रहा हूं मैं। तो मैं एक बार बता देता हूं क्या क्या पढ़ा था हमने कल। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज केमिस्ट्री। ये सब चीजें डेली होंगी अभी एक्चुअल में, क्योंकि बच्चे आते रहेंगे, है ना। हाँ जी बेटा, तो केमिस्ट्री में बेसिकली हम मैटर से रिलेटेड बातें करते हैं, तो इसीलिए जब नाइन्थ में सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री का, उसमें सबसे पहले मैटर की ही बातें हुई थी। याद है कुछ ऐसा आपको? तो क्या है बेटा ये? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस विच इट अंडरगोज एंड द एनर्जी चेंजेस अकम्पनिंग दीज प्रोसेसेस। तो दिस इज केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की हमें तीन सेगमेंट्स पढ़ने हैं मेनली, विच आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो एक एक करके हमने बताया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं बेटा? सारे एलिमेंट्स पढ़ेंगे, और हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के अलावा सारे कंपाउंड्स जो भी आएंगे वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं मेनली? फिजिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स भी करते हैं, और बेसिकली जो लॉज गिवन होते हैं, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज है उससे रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं उनको हमें कहां पे पढ़ना होता है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमने बात की थी बेटा मैटर के बारे में। तो मैटर जैसा आपको दिख रहा होगा बेटा क्या लिखा है मैटर में? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो उसको मैटर कहा जाएगा। मैटर की दो तरीके की क्लासिफिकेशन हमने बताई थी बेटा, कौन कौन सी? फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे मैटर को या तो आप गैस गैस बोल सकते हो, या फिर लिक्विड बोल सकते हो, या फिर सॉलिड बोल सकते हो। उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होंगे वो भी हमने आगे चल के डील किया था बेटा। समझ पा रहे हो आप ये बात? उसके बाद हमने बात की थी केमिकल क्लासिफिकेशन की, अकॉर्डिंग टू विच मैटर में आइदर बी अ प्योर सब्सटेंस और इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। तो इस आधार पे हमने क्या बोला बेटा मैटर को? या तो प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में हम दो भागों में इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आर एलिमेंट्स? Elements are those which are made up of only one type of atom. उनके अंदर एक एटम भी हो सकता है और एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, बट यस अगर एक से ज्यादा एटम्स होंगे तो वो सेम टाइप के होने चाहिए। वो सेम टाइप के होने चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बेटा? कंपाउंड्स की अगर बात करें तो कंपाउंड्स में क्या बोला गया था बेटा? अगर कोई भी सब्सटेंस है उसमें, प्योर सब्सटेंस बेसिकली, जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कंपाउंड बोलेंगे। जैसे H2O, CH4, समझ रहे हो? ये कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स के एग्जांपल, ऑक्सीजन एटम एलिमेंट भी है, O2 मॉलिक्यूल एलिमेंट है, O3 मॉलिक्यूल एलिमेंट है बेटा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये जो एलिमेंट्स हैं इनको फर्दर हमने क्लासिफाई किया था एज मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, और समटाइम्स दे आर आल्सो नोन एज सेमी मेटल्स आल्सो। कंपाउंड्स को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया था, विचार ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। उसके अलावा हमने मिक्सचर को फर्दर क्लासिफाई किया था एज होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने यहां पे फिजिकल सब्सटेंस की बात की थी बेटा। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन थी एक्चुअल में। तो यहां पे क्या है बेटा? पार्टिकल डिस्टेंस के आधार पे अगर बात करें तो आपको पता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, समझ रहे हो ना। तो उनमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होती है बेटा? मिनिमम होती है।
अगर मैं गैसेज की बात करूं तो वहां पे मैक्सिमम होगी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, और अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो मॉडरेट पार्टिकल डिस्टेंस देखने को मिलेगी। डेंसिटी की अगर बात करूं तो डेंसिटी सॉलिड्स की मैक्सिमम होती है, दे आर फॉलोड बाय लिक्विड्स एंड देन गैसेज। गैसेज हैव मिनिमम डेंसिटीज। लेकिन मैंने वाटर का केस बताया था आपको, वाटर के केस में सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी का ये ऑर्डर नहीं है, वहां पे लिक्विड की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, ये बात इंपॉर्टेंट है। सेम वॉज द केस फॉर गैलियम। गैलियम में भी लिक्विड गैलियम की डेंसिटी सॉलिड गैलियम से ज्यादा होती है, हमने डील किया था। उसके बाद मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो बेटा अगर पार्टिकल डिस्टेंस कम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम ऑक्यूपाई होगा। सॉलिड्स में मिनिमम वॉल्यूम होगा, वहीं गैसेज में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा। तो मॉडरेट वॉल्यूम किस में गया बेटा, लिक्विड्स में। उसके बाद आता है शेप। अच्छा एक और बात है वॉल्यूम में, यहां पे मिनिमम के साथ साथ फिक्स्ड भी है बेटा, ये क्या है बेटा, ये फिक्स्ड। लिक्विड्स का भी वॉल्यूम फिक्स्ड, लेकिन गैसेज का वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, वेरिएबल वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में गैस को रखा जाएगा वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम एक्वायर कर लेती है, पता है आपको ये बात। उसके बाद लास्ट आता है शेप। यहां पे डेफिनिट शेप, नॉट डेफिनिट शेप, यहां पे भी नो डेफिनिट शेप। ये बात आपको समझ में आ रही है। लिक्विड्स को जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी की शेप एक्वायर कर लेगा। ये बात आपको समझ में आई क्या, बताओ मुझे। उसके बाद हमने कुछ और भी ऐड किया था यहाँ पे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ऐड करें तो बताओ मैक्सिमम कहां पे होंगे, सॉलिड्स में, मिनिमम कहां पे होंगे, और मॉडरेट कहां पे होंगे, लिक्विड्स में। तो ये बात भी काफी आसान है अपने आप में। उसके बाद हमने एक टर्म डिफाइन किया, एटोमिसिटी। कौन सी सिटी बेटा, एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी क्या था बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा उसी को उस मॉलिक्यूल की क्या कहा जाएगा, एटोमिसिटी। जैसे एसिड की एटोमिसिटी कितनी, 8, Te8 की 8, जैसे पोलोनियम ऐसे ही लिखा है तो 1 होगी इसका मतलब। N2 2, ये सब के सब बता रखे हैं आपको। ये X2 जो है ना, इनको क्या बोलते थे बेटा, हेलोजेंस बोलते थे। याद रखने का तरीका, फोर्स ऑफ सीबीआई, फोर्स ऑफ सीबीआई। इसमें एटी भी आता है, एस्टाटीन, एटी सिंबल होता है, तो मैं ऐसे भी बोल देता हूं फोर्स ऑफ सीबीआई अटैक, फोर्स ऑफ सीबीआई अटैक। और थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में, सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनना भाई। मैं अगर यहां पे एटी को भी इंक्लूड करता हूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, फोर्स ऑफ सीबीआई अटैक। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करते हैं। यह एक और तरीका है इसको याद रखने का, देखो फिर कल बाहर आई आंटी, देखो रिलेट करो, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। कौन सी आंटी थी, वो पुलिस बुलाने वाली थी, जो याद आ रहा है ना, आंटी पुलिस बुला लेगी, वो वाली थी। और समझ रहे हो बात ये, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी शायद। तो इनको कलेक्टिवली हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एक्स रिप्रेजेंट्स हेलोजेंस, एक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट, हेलोजेंस। जैसे P4 है तो 4 हो गई एटोमिसिटी, बिस्मथ की 1 हो गई, इसकी 4, इसकी 4। ये चीजें बहुत सिंपल है, समझ पा रहे हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स बेटा। तो यहां पे नॉन मेटल्स क्या क्या होती है वो शायद आपको आइडिया हो, लेकिन जो हम यहां पे बता रहे हैं आपको वो कुछ अलग है, वो इनकी फिजिकल स्टेट के साथ है। तो मैंने सबसे पहले अभी जो हेलोजेंस लिखे थे उसमें बताया F2, Cl2, Br2, I2, At2 नॉर्मली हम नहीं पढ़ते, फॉर्मर 2R गैसेज, जो Br2 है वो लिक्विड होता है, और I2 क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये काफी हेल्प कर जाएगा आपको। तो Br2 इज ऑल्सो द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा। नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होती है दे एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, समटाइम्स दे मे ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, जैसे फॉस्फोरस, जैसे सल्फर, जैसे कार्बन, समझ रहे हो ना। लेकिन मोस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। जैसे ये 3 गैसेज आपको पता होगा, पता तो Cl2 का भी था, मैं
समझ रहे हो ना। तो ये तीन आपको नॉर्मली पता ही होता है, N2, O2, H2। मैंने अभी जो हेलोजेंस बताया उसमें आपको समझ में आ गया कि F2 एंड Cl2 आर ऑल्सो गैसेज। उसके बाद ऑल नोबल गैसेज, नोबल गैसेज मोनो एटॉमिक गैसेज भी होती हैं। कैसी होती हैं? मोनो एटॉमिक गैसेज भी होती हैं, क्योंकि इन सभी की एटोमिसिटी क्या होती है? वन होती है। एटोमिसिटी बीइंग वन, नोबल गैसेज आर आल्सो सेड टू बी मोनो एटॉमिक गैसेज। उसके अलावा सॉलिड्स में क्या बोला मैंने? फॉस्फोरस इट एग्जिस्ट एज P4, सल्फर आइदर एज S6 और एज S8, आयोडीन एज I2। समझ पा रहे हो। एक मैंने बोरोन भी बताया था यहाँ पे, बोरोन एनसीईआरटी अगर बात करें, एनसीईआरटी 11th क्लास की, तो बोरोन को भी नॉन मेटल बोला गया है। हालांकि आपने इसको मेटलोइड पढ़ा होगा अर्लियर। तो बोरोन एग्जिस्ट एज B12 यूनिट्स। समझ रहे हो बात ये। तो ये भी हमने कल डिस्कस किया था बेटा। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं भाई थोड़ा। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, यहां पे मैंने बताया लिक्विड मेटल कौन सी होती है बेटा? मर्क्यूरी होती है। कौन सी? मर्क्यूरी, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कैसी बेटा? सॉलिड्स। दो मेटल ऐसी बताई थी जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, लेकिन एट स्लाइटली हायर टेम्परेचर देन रूम टेम्परेचर दे मेल्ट एंड दे एग्जिस्ट एज लिक्विड्स। कौन कौन सी वो मेटल्स थी बच्चों? कौन कौन सी? मुझे सुनाई नहीं दिया कुछ। हाँ, सीजियम एंड गैलियम। ये लगभग इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये कुछ 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। समझ पा रहे हो। तो रूम टेम्परेचर हम किस टेम्परेचर को मानते हैं बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस को। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आप इनको रूम टेम्परेचर से स्लाइटली अबव टेम्परेचर पे रखते हो तो दे मेल्ट एंड दे एग्जिस्ट एज लिक्विड फॉर्म, लिक्विड मेटल्स। इसमें हमने कुछ और भी बताया था, गैलियम और वाटर। गैलियम और वाटर के लिए क्या बताया था? इनकी डेंसिटी इन लिक्विड फॉर्म इज हायर देन इन दैट इन सॉलिड फॉर्म। इनकी डेंसिटी लिक्विड फॉर्म में इनकी सॉलिड फॉर्म से ज्यादा होती है। इसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस वाटर की सॉलिड फॉर्म है, वाटर तो वाटर की लिक्विड फॉर्म है ऑफ कोर्स, है ना। तो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो एक ये भी हमने बात की थी। आगे बढ़े बेटा। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलोइड्स, इसमें हमने बोरोन को हटाया था बेटा, क्योंकि हमने बताया कि बोरोन को एनसीईआरटी ने क्या बोला है? नॉन मेटल बोला। ये कर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। एक बार बता दो मुझे कौन कौन से मेटलोइड? सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ये सब क्या है बेटा? मेटलोइड्स। और क्या बोल सकते हैं इनको? सेमी मेटल्स। उसके बाद आया कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स क्या बताया था बेटा मैंने? दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू, यानी कि मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट एटम्स। इसकी बजाय मैंने बोल दिया था मेड अप ऑफ मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ये बात आपको समझ में आई। तो ये जो नाम है यहाँ पे, आपको ये नाम अनयूजुअल से लग रहे होंगे। तो हमने एक बात बताई थी कि जो हाइड्राइड्स होते हैं ना बेटा, क्या होते हैं? हाइड्राइड्स। इनका जनरल सफिक्स हम लिखते हैं। जनरल सफिक्स क्या रखते हैं? एन। क्या रखते हैं? एन। ये हाइड्रोकार्बन पे हमेशा वैलिड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखो। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोकार्बन में एन भी लगता है, इन भी लगता है, आइन भी लगता है। समझ रहे हो ना। तो इट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स भी एक सेंस में अगर देखा जाए तो कार्बन के हाइड्राइड्स ही हैं। ये बात आपको समझ में आई। तो फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले H2O देखा। तो H2O के मैंने कुछ आपको वेरियस नाम बताए थे। आप बताओ, आज सारे नाम आप बताओ मुझे। अरे यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे, बताओ भाई। सबसे पहले बताओ। सबसे पहले वाटर बेटा, ठीक है। और बताओ। डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। और बताओ।
एक्वा, हाइड्रा, ऑक्सीडेन, डेन। समझ रहे हो? ये हाइड्राइड होने की वजह से बोला गया है। नाइट्रोजन के लिए एजा यूज कर दिया जाता है। नाइट्रोजन के लिए क्या यूज करते हैं बेटा हम? एजा। क्या यूज करते हैं? याद रखना, नाइट्रोजन के लिए एजा यूज किया जाता है। नहीं नहीं, नाइट्रोजन के लिए बोल रहा हूं मैं, सफिक्स कुछ नहीं है। जैसे ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीड यूज किया, इसी तरीके से नाइट्रोजन के लिए एजा यूज किया जा सकता है। तो आपको इसी वजह से दिख रहा होगा। बताओ NH3 के और क्या क्या नाम हो सकते हैं, बताओ जल्दी। अमोनिया, और बताओ। हाँ चलो वो भी ठीक है। और एक एजेन समझ में आ गया हमें। एजेन समझ में आया, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के लिए एजा, और ये हाइड्राइड है इसलिए एन लगा दिया, तो क्या बन गया? एजेन। क्या बन गया बेटा? एजेन। pH3 के क्या क्या नाम पॉसिबल है बेटा? एक तो इसका नाम होता है फोस्फीन, और हाइड्राइड वाली नेमिंग के हिसाब से इसका नाम क्या हो सकता है? फोस्फेन। उसके अलावा मैं बात करता हूं CH4, इसका नाम मीथेन, लेकिन मैंने आपको बताया हाइड्रोकार्बन्स के लिए बहुत ज्यादा ही वैलिड नहीं है। एन के साथ साथ इन, आइन, डाइइन, डाइआइन, इनाइन कुछ भी हो सकता है कि नहीं? तो ये तभी होगा जब सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। BH3 बोरोन का हाइड्राइड है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं बेटा? बोरेन। और BH3 मेनली एग्जिस्ट एज, BH3 मेनली एग्जिस्ट एज B2H6। तो इसका नाम बताओ क्या हो गया बेटा? सुनो बेटा, एक बोरोन था तो बोरेन, दो बोरोन होंगे तो डाई बोरेन। बहुत आसान। तो B2H6 का नाम क्या हुआ? डाई बोरेन। क्या हुआ बेसिकली, कैसे बना होगा यार? इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ के एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान के चलो बेसिकली आप। उसके बाद क्या है बेटा? PbH3, तो क्या नाम हुआ? ये गलती है कुछ यहाँ पे है ना, PbH4 आएगा यार, नहीं? अरे कार्बन फैमिली में आता है, पता है आपको? तो PbH4 आएगा, इसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा बता दो भाई। प्लम्बेन। प्लम्बेन, ठीक है। अगर मैं SbH4 की बात कर, SbH3 की बात करता हूं, क्या नाम होगा बताओ? एसबी टिन को बोलते हैं वैसे तो। एसबी का लैटिन नेम यूज करना पड़ेगा। चलो एस भी रहने देता, अभी अभी एक SnH4 लिख देते हैं, चलो यहाँ पे SnH4। टिनेन नहीं, वो एक्चुअल में इसका लैटिन नेम यूज करना पड़ेगा, आपको यही बताना चाह रहा हूं। देखो इसको लेडेन नहीं बोला है हमने। अरे समझ रहे हो कि नहीं? पीबी स्टैंड्स फॉर लेड, तो हमने लेडेन नहीं बोला था इसको। हाँ स्टेनेन बन जाएगा इसको। समझ रहे हो ना? स्टेनम से बना है तो इसको स्टेनेन बोला जाएगा, ये बात आप समझो। तो कहीं ना कहीं हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा? हम लैटिन नेम्स यूज करते हैं, तब एन लगाते हैं। अरे क्लियर है बात ये? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप बेटा इनको जरूर नोट कर लें। हमने हाइड्राइड्स की नेमिंग भी करा दी है आपको एक तरीके से। समझ पा रहे हो बात ये? तो जल्दी आप नोट करो इनको। अब हम ग्रेजुअली चलेंगे बेटा, उससे पहले अगर आप जो बच्चे नए आए वो एक बार कल वाले हमने मतलब यूट्यूब पे डाल रखी वीडियो, जो वो देख लेना एक बार, ठीक है ना? मैंने फिर भी रिकैप करा दिया है। हाँ जी, बताओ।
कह लो, आप कह लो, नाइट्रेन क्यों बोलोगे फिर आप? नाइट्राइड, हाँ ठीक है चलो। हाँ जी। हाँ, नोबल गैसेज को भी आप नॉन मेटल ही मान के चलो, है ना? समझ रहे हो? ऐसे बोल लो कि नॉर्मली नॉन मेटल्स आर रिएक्टिव एक्सेप्ट नोबल गैसेज। ठीक है। हाँ जी। बताओ भाई। नहीं नहीं, याद नहीं करने, वो अपने आप हो जाते हैं ना। थोड़ा आइडिया रहेगा आपको। मुझे भी याद नहीं है, मैं आपको सही बताऊं। नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे भी याद नहीं है सारे लैटिन नेम्स। ठीक है ना, लेकिन जितने काम के वो मुझे याद है। और जब मुझे याद है तो आपको भी हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने अभी एक हटा दिया था ना लिख के, क्योंकि मुझे एसबी का याद नहीं आया, मैंने हटा दिया उसको। क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हमें इन चीजों को फॉलो भी नहीं करना। आप दोनों भाई तो नहीं हो? अरे वाह, देखा पहचान लेता हूँ मैं हाँ जी बेटा, आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा। चलिए। हाँ बेटा, तो अब एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, देखो। एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एटम्स। ये बात आपको समझ में आ रही होगी शायद। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बताओ? O2, O3, ये तीनों अगर आपको समझ में आ गए तो आपको एलिमेंट समझ में आ गया है कि नहीं? या अगर नहीं समझ में आया तो और लिखो, S6, S8, S2 भी लिख लेते हैं, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया था तो अब आ गया होगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? मैंने कल भी बोला था कि हमें जो है ना इनिशियल लेवल पे ऐसे थोड़ा हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते दैट व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर एलिमेंट्स। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि एटम इक्वल्स टू एलिमेंट। ये बात आपको भी किसी ना किसी लेवल पे लगी होगी, है ना? लेकिन इस चीज को ध्यान समझ लो। ऐसा हो सकता है कि मोलिक्यूल भी एलिमेंट हो, प्रोवाइडेड दैट दे आर हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ये बात समझ में आई आपको? उसके बाद कंपाउंड हमने गो थ्रू कर ही लिया, सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये हमने कल डिस्कस कर दिया था, वाटर का एग्जांपल बताया था। वाटर का सोर्स चाहे कुछ भी हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 होगा। मोल रेशियो 2:1 होगा, लेकिन मास रेशियो 1:8 होगा। तो ये बात भी हमने बताई थी। नेक्स्ट, वाटर होमोजीनस मिक्सचर, द मिक्सचर विच हैज सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। इसको हम बोलते हैं द मिक्सचर हैविंग हैविंग ओनली वन फेज। ओनली वन फेज। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट कम्स हेट्रोजीनस मिक्सचर, द मिक्सचर विच हैज डिफरेंट कॉम्पोजिशन या विच डजंट हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। ये ज्यादा बढ़िया है। विच डजंट हैव, विच डजंट हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, ये सही है। और मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज। ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑयल को वाटर में मिलाया आपने तो दो फेजेज अलग अलग रहेंगी, तो इसलिए वो क्या होगा? हेट्रोजीनस मिक्सचर। अच्छा, एलोइज के बारे में जानते हो आप? वाटर एलोइज, होमोजीनस सॉलिड सॉल्यूशंस। होमोजीनस मिक्सचर के लिए एक और वर्ड है सॉल्यूशन। होमोजीनस मिक्सचर को ही आप क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन। होमोजीनस मिक्सचर का एक और नाम क्या होता है? सॉल्यूशन। तो ये सब आप नोट कर लो बेटा बहुत तेजी से, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बेटा। जब ये हम आगे स्टार्ट करेंगे ना तो आपको इन नोट्स का बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नोट्स आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी शायद। आपको इन नोट्स को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तरीके से आपके दिमाग में छप चुके होंगे बहुत अच्छे से।
बहुत सिंपल चीज है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। तो आप नोट कर लो बेटा जल्दी इसको, जल्दी जल्दी नोट कर लो ये बातें आप। देखो एक बात आपसे मैं डील कर रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। अगर मैंने H2 और O2 को मिक्स कर दिया 2:1 में, या तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, ये बात आपको पता है। लेकिन अगर मैंने इस मिक्सचर को रेशियो को चेंज करने की कोशिश की, सपोज मैं कुछ ऐसे मान के चल रहा हूं 1:1 में मुझे ऐड करना है, तो सपोज H2O2 बन गया, तो आप ये समझ रहे हो ना कंपाउंड सेम नहीं रहा। ये बात आप समझ रहे हो शायद। ये जो कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हो गए हैं, यस और नो। लेकिन अगर मैं एक बात करूं आपसे, मान लो मैंने NaCl लिया और वाटर लिया। मान लो पहले केस में NaCl लिया मैंने 5 ग्राम, पहले केस में NaCl मैंने लिया 5 ग्राम, और ये लिया 95 ग्राम। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इसको आप क्या कहेंगे, एक्वस NaCl कहेंगे। लेकिन अगर मैंने इसको 10 ग्राम लिया और इसको 90 ग्राम लिया, तो भी इसको एक्वस NaCl बोल सकते हो आप। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये मिक्सचर है, इसमें अगर आपने रेशियो चेंज कर दिया तो मिक्सचर का कोई अलग नाम नहीं होगा। क्या फर्क आएगा, उसकी कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ सकता है। ये बात आप समझ रहे हो। लेकिन ये मिक्सचर अभी भी उन्हीं दो सेम कंपाउंड्स का है। तो इसीलिए मिक्सचर में हमने क्या बोला कि जो कंपोनेंट्स होंगे दे मे बी एडिड और मिक्स्ड इन एनी रेशियो। ये बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन कंपाउंड्स में जो भी कंपोनेंट्स होंगे, जो भी यूज्ड कंपोनेंट्स होंगे, उनका एक फिक्स्ड रेशियो होना मैंडेटरी है बच्चों। ये बात समझ पा रहे हो आप, कर लोगे ना इतना। चलो आगे बढ़ जाए, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बता दिया मैंने। आगे बढ़े, चलो भाई। देखो बेटा हमने कुछ तरह यहाँ पे एक मैटर लिखी है बेटा, मैटर। और मैटर को आपको थोड़ा ब्रॉडली क्लासिफाई करना है। जैसे मैंने लिखा मैटर में हीलियम, तो बताओ हीलियम अगर लिखा है तो सबसे पहले आप बताओ केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में बताओ किस कैटेगरी में रखोगे आप। प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को फर्दर दो भागों में क्लासिफाई किया जाता था, क्या, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हीलियम कंपाउंड तो नहीं आ रहा किसी के दिमाग में, नहीं, तो ये एलिमेंट है बेटा। अब एलिमेंट को 3 भागों में क्लासिफाई किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो उस कैटेगरी में कहा गया ये, नॉन मेटल्स में गया। ये बात समझ में आई आपको। अगर मैं डायमंड की बात करता हूं, डायमंड प्योर होगा बेटा, एलिमेंट भी होगा क्योंकि ये बेसिकली कार्बन ही तो है, और ये नॉन मेटल भी होगी बेटा। ग्रेफाइट इज सेम, ग्रेफाइट भी कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। क्या क्या क्या, कौन सी फॉर्म सर, हाँ एलोट्रोपिक फॉर्म। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एलोट्रोपिक फॉर्म। देखो उसमें स्पीसीज मेनली सेम ही होती है, तो सेम एलिमेंट होगा या सेम कंपाउंड होगा, बट उसकी एग्जिस्टेंस डिफरेंटली होती है। उसकी डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्टेंस अगर हो तो उन डिफरेंट फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स बोलते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, एलोट्रोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोटोफी, एलोट्रोपी। समझ रहे हो ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। तो एलोट्रोपी क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी, एलोट्रोपी
existence of a single substance, existence of a single substance in more than one form, existence of a single substance in more than one form, in more than one form is known as allotropy, is known as allotropy, and the various forms, and the various forms are known as allotropic forms, and the various forms are known as allotropic forms. लिखो बेटा, existence of a single substance, existence of a single substance in more than one forms, existence of a single substance in more than one forms is known as allotropy, and the various forms are known as, and the various forms are known as, क्या कहेंगे बेटा, allotropic forms, and the various forms are known as allotropic forms, and the various forms are known as allotropic forms. नहीं समझे अभी भी? अरे नहीं समझे क्या, बता देना मुझे यार तुम। तो बताओ एग्जाम्पल के तौर पे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा बेटा कि सर जो आपने सब्सटेंस लिखा है इसको एलिमेंट ही लिख दो। जैसे कार्बन की एलोट्रोपी होती है, फोस्फोरस की होती है, ये ऐसा दिमाग में आ सकता है, लेकिन मैंने जानबूझ के सब्सटेंस लिखा है क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि कंपाउंड्स में भी एलोट्रोपी होती है। ये बात आपको कुछ समझ में आ रही है? यहां पे मैंने सब्सटेंस लिखा है, एलिमेंट नहीं लिखाया। तो जैसे कार्बन की अगर मैं बात करता हूं तो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन्स। बकमिंस्टर फुलरीन एक इसका एग्जाम्पल है, फुलरीन्स का एक एग्जाम्पल है बकमिंस्टर फुलरीन, अगर वो C60 है। लेकिन अगर वो C70 है तो फिर उसको बकमिंस्टर फुलरीन नहीं बोलेंगे, लेकिन स्टिल इट विल बी फुलरीन। तो फुलरीन्स इसलिए लिखा है। और भी हो सकते हैं, कार्बन ब्लैक, लैंप ब्लैक एक्सेट्रा, कोयला भी होता है। ये बातें आपको समझ में आ रही है? इसी तरीके से SO3, ये तो एक कंपाउंड है, इसकी भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, अल्फा SO3, बीटा SO3 और गामा SO3। और गामा फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ये एग्जिस्ट करती है एज H3O9, मतलब 3 मोल इसके एग्जिस्ट करते हैं कलेक्टिवली। जैसे BH3 के 2 मॉलिक्यूल जुड़ के B2H6 बना रहे थे, इसी तरीके से SO3 के 3 मॉलिक्यूल जुड़ के क्या बना लेंगे, H3O9। तो ये कौन सी फॉर्म है H3O9? गामा SO3। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। बेटा ये एलोट्रोपी डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, उसमें घबराने वाली बात नहीं। लेकिन अभी हमने यहाँ पे कुछ बोला था एक्चुअल में कि ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो आपका डाउट हो सकता था सर इनको डायमंड और ग्रेफाइट क्यों बोल रहे हैं? तो ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड हेंस दे आर एलोट्रोप्स ऑफ ईच अदर। एलोट्रोप्स भी बोल सकते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स को एलोट्रोप्स भी बोल सकते हैं। तो ये बात हल्का फुल्का आइडिया लगा होगा, ये डिटेल में है हमारे सिलेबस में, एलोट्रोपी एडवांस के सिलेबस में है, लेकिन मेनली बढ़े आगे। अरे आगे बढ़े, अभी और भी कुछ बातें थी बेटा, जैसे आयरन है, तो आयरन प्योर होगा या मिक्सचर होगा? प्योर। लेकिन रस्ट, अगर रस्टेड आयरन की बात करें तो उस पे आयरन भी होगा और उसके ऊपर रस्ट भी होगी, तो वो मिक्सचर बन जाएगा। बताओ, एलिमेंट हो जाएगा और मेटल हो जाएगा। और मेटल में बोला जाए तो सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड।
एयर बताओ बेटा, एयर मिक्सचर होता है बेटा। ये होमोजीनस होगा ऐसा आप मानते हो क्या? हेट्रोजीनस भी हो सकता है। आपने ऐसा सुना होगा कि जब हम पहाड़ों पे चलते तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सुना है ऐसा आपने? तो जहां पे हम खड़े हैं अगर यहां पे देखें, अगर सेम हाइट पे देखें तो होमोजीनस, लेकिन अगर आप डिफरेंट हाइट्स पे कंपेयर करें तो हेट्रोजीनस। ये बात इंपॉर्टेंट है। एयर इन जनरल होमोजीनस बोला जाएगा, लेकिन आप बताओ मुझे हम फिर क्यों बोलते हैं कि जब हम वहां पे ट्रैकिंग कर रहे थे वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। समझ पा रहे हो कुछ बात? सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तब फौजी भाई आए, उन्होंने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। समझ रहे हो? तब हमारी जान बची। समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो, वहां पे भी तो एयर है, एयर है लेकिन ऑक्सीजन कम है वहां पे। तो इसका फाइनल आंसर लिख लो, होमोजीनस एट सेम एल्टीट्यूड। समझ पा रहे हो? हाँ हाँ लिखो बेटा, क्या दिक्कत है? हाँ जी बेटा, से होमोजीनस कब होगा? एट सेम एल्टीट्यूड। लेकिन अगर आप प्लेन की और पहाड़ों की कंपैरिजन करोगे तो एयर इज नो लॉन्गर होमोजीनस, इट इज हेट्रोजीनस। जैसे और आगे चलते स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ चलते हैं तो ओजोन बहुत मिलने लगेगी आपको। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर एल्टीट्यूड चेंज कर दिया जाए तो एयर इज नो लॉन्गर होमोजीनस, इट बिकम्स हेट्रोजीनस। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। पता है ना आपको, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, तो ओजोन लेयर वहां पे ओजोन की परसेंटेज काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ओजोन उतनी ज्यादा नहीं है, शायद ना के बराबर है ना। आगे बढ़े तो एलोए, एलोए अगेन मिक्सचर होता है, पता है ना। और बेसिकली होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। किसके होते हैं? मेटल्स के, नॉन मेटल्स के। एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी मेटल। दूसरा मेटल नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टील में कार्बन भी होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है कुछ? तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो होमोजीनस होता है तो ऑल एलोइज आर होमोजीनस मिक्सचर, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। और इनको आप सॉलिड सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? सॉलिड सॉल्यूशंस। क्यों बेटा? क्योंकि जो एलोज होती तो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन होमोजीनस होने की वजह से उनको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अरे होमोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी तो बोल सकते हैं, तो इसलिए एलोइज को आप सॉलिड सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। अरे एलोई पता है ना क्या है एलोई? हाँ फिर ठीक है, कभी पता चल रहा है एलोई की ना बेटा बेसिकली एलोई में मेटल, जनरली तो मेटल्स को मिक्स करते हैं होमोजेनेटिकली, है ना। लेकिन कभी कभी एक नॉन मेटल वगैरह भी यूज हो जाती है ना। आगे बढ़ जाए बेटा अगर आप कहते हो तो। अरे लिख लिया ना आपने? ओके बेटा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, कोल्ड ड्रिंक बिफोर सेकन, बताओ कोल्ड ड्रिंक बिफोर सेकन मिक्सचर तो होगी, होमोजीनस होगी, समझ रहे हो ना। क्योंकि इसमें CO2 को वाटर में प्रॉपर्ली डिजोल्व किया गया है। इसीलिए बेसिकली क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स क्या होते हैं? बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, कार्बोनेटेड मतलब वाटर में CO2 डाला गया है, तो H2CO3 बन गया, इसलिए कार्बोनेटेड। तो ये होमोजीनस होता है बिफोर सेकन। आफ्टर सेकन अगर बात करें तो उसमें से CO2 निकलने लगती है, यस और नो? पता चल रहा है जो सरफेस है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है बेटा, हाँ ये है बेटा, ये दूध की तो नहीं बन गई। हाँ जी बेटा, यहाँ पे CO2 ज्यादा होगी, यहाँ पे वाटर ही वाटर रहेगा। समझ पा रहे हो बात ये? तो आफ्टर सेकंड क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनस। सैंड प्लस वाटर मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनस होगा। CCl4 प्लस वाटर, CCl4 वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि मैं बता दूं आपको ये नॉन पोलर होता है।
ये चीजें भी हम सीखेंगे, जो हम कुछ बातें बताएंगे यहाँ पे, ये विद टाइम सीखेंगे इन द 11th क्लास ओनली। नॉन पोलर है, वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। उसके बाद है एल्कोहल प्लस वाटर, ये घुल जाएगा। अरे घुल जाएगा ना बेटा, तो ये होमोजीनस हो जाएगा। टैप वाटर बताओ, टैप वाटर कैसा होगा? हेट्रोजीनस। तो उसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया होता है विच आर नॉट होमोजेनेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप आयंस की बात करें तो आयंस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजेनेटिकली, लेकिन बैक्टीरिया इज नॉट होमोजेनेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए मिक्सचर क्या रहेगा बेटा? हेट्रोजीनस। अगर बैक्टीरिया को कंसीडर नहीं करना है तो क्या बोल सकते हो? होमोजीनियस। लेकिन है तो प्रेजेंट। डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बिल्कुल थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं टैप वाटर में। मैंने कल भी एग्जांपल दिया। कल मैं यार क्या बोल रहा था, टैप के अंदर घुसोगे नहीं, वो टैंक के अंदर घुसने की बात थी। ये बात आप समझ रहे हो ना? हाउ, मैंने देखा, मैं टैप के अंदर कैसे घुसेगा बच्चा, वो टैंक के अंदर बोल रहा था मैं, ठीक है ना? अरे देख लोगे ना बेटा, उसको देख लेना। हाँ वो समझ गए होंगे वैसे आप। चलो खैर, थोड़ा ओड लगा होगा जिसने नोटिस किया होगा। जल्दी नोट करो बेटा इनको, ये क्वेश्चन है बेटा, इनको जल्दी नोट करो आप। CCl4 वाटर में क्यों नहीं घुला? नॉन पोलर। एल्कोहल क्यों घुल गया? पोलर के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेगा, लेटर ऑन समझेंगे, ये एग्जैक्ट रीजन होगा। हाँ जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड कल पूछा तो था आपसे, आप लोगों से पूछा, डिस्कस किया था ना CCl4। आपने बताया था इनऑर्गेनिक, लेकिन होता क्या था? ऑर्गेनिक। अरे कहाँ से हो बेटा तुम? हाँ, कहाँ से? उसमें कौन से, कहाँ से, कौन से जाए से? हाँ जी, तो आगे हो गया काफी है। ओके ओके, डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है तो? ओके 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 ओके। हाँ जी, ब्लड। ब्लड तो हेट्रोजीनस ही होगा, वो तो एक्चुअल में कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल होता है ना। मिल्क भी हेट्रोजीनस, लेकिन मिल्क इन वाटर होमोजीनस, क्योंकि मिल्क को अब आप एक एंटिटी मान चुके हो। मिल्क कैसा होगा बेटा? मिल्क हेट्रोजीनस, कोलोइड होता है ना ये, लेकिन मिल्क का सॉल्यूशन इन वाटर वो है होमोजीनस होगा, क्योंकि अब आप मिल्क को एक ही एंटिटी मान चुके हो। अगर केवल मिल्क की बात कर रहे हैं तो मिल्क को एक सॉल्यूशन मान रहे हो आप, या एक मिक्सचर मान रहे हो, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी समझ रहे हो ना? तो वो वो हेट्रोजीनस होगा मिल्क। लेकिन मिल्क को अगर आपने वाटर में डिजोल्व किया तो अब आपने मिल्क को एक एंटिटी मान लिया है। तो ये बात भी मैं लिखा दूंगा आपको, हटा दे बेटा ये। चलो पहले यार आपकी बात जो है ना, ये बढ़िया बात पूछी आपने, आपको पता नहीं चलता कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछते हो आप बीच बीच में। हाँ बेटा, ये आपने मिल्क वाला सवाल जो है ना बढ़िया पूछा, ब्लड वाला सवाल भी अच्छा पूछा आपने। बताओ ब्लड क्या होगा? ब्लड हेट्रोजीनस। मिक्सचर तो होगा ना, मिक्सचर, मिक्सचर में हेट्रोजीनस। अगर मैं बात करता हूं मिल्क की, तो मिल्क क्या होगा? मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर हेट्रोजीनस है ना, कोलोइड बोल देते हैं इसको। लेकिन अगर मैं बोलूं मिल्क का मिल्क इन वाटर, बताओ अब क्या होगा? ये मिक्सचर तो होगा, लेकिन अब ये होमोजीनस होगा, क्योंकि आपने मिल्क को अब एक ही एंटिटी मान लिया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने। क्लियर है बात ये?
एयर वाली जो बात बताई वो भी शायद आपको कहीं ना कहीं हिट की होगी कि यार क्या बात बोले ला है भिड़ू, ऐसे कुछ बात लगी आपको। जो जो मैंने बोला एयर के बारे में, एयर को होमोजीनस बोल देते, लेकिन मैंने जस्टिफाई किया कि इट इज नॉट होमोजीनस एक्चुअली, एट ऑल हाइट्स इट विल नॉट बी होमोजीनस। अगर हम इसको होमोजीनस बोल रहे हैं तो आसपास की एयर की ही बात हो रही होगी वहां पे। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीजें आप नोट कर लो बेटा, ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पूछ रहे हो आप, जो कि इंपॉर्टेंट है। बढ़े आगे बेटा अब, सही बताओ। ओके भाई, एटम के बारे में देखो, एटम की डेफिनेशन काफी हद तक आपको कंप्लीट मिलेगी इसमें। ऐसा नहीं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, एटम के अंदर भी तो कुछ होता है, वो सारी चीजें कवर की गई है ना। जैसे एटम जो वर्ड था वो दैट वाज इनिशियली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड एटोमियो या एटोमोज। एटोमोज का मतलब या एटोमियो का मतलब क्या था? अनकटेबल, अनडिविजिबल। लेकिन आपको पता है जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि यार एटम के अंदर भी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, समझ रहे हो ना, और बाहर क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये समझ में आ गया कि एटम जो है ना अनडिविजिबल तो नहीं है, स्मॉलेस्ट तो नहीं है, एटम से स्मॉलेस्ट भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, और इन पार्टिकल्स को हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोल देते हैं बेटा? हाँ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरफ जाने वाले हैं बेटा। हम पहले एटम के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली मैं आपको बताता हूं एटम्स को कैसे पढ़ते हो आप। एटम्स, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो भी होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्ट दैट दैट कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, अक्सर ये पढ़ते हैं हम। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन को थोड़ा चेंज कराया गया है। रीजन क्या है? अभी आपने बोला है सर नोबल गैसेस तो फ्रीली एग्जिस्ट कर जाती हैं, और वो भी तो एटम्स हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? हर एक एटम उतना रिएक्टिव नहीं होता कि वो फ्रीली एग्जिस्ट ना कर पाए। कुछ एटम्स इतने स्टेबल हो सकते हैं कि वो फ्रीली एग्जिस्ट कर जाएं, जैसे नोबल गैस के एटम्स। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन को चेंज किया। तो क्या है वो डेफिनेशन? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट, an atom is the smallest unit of an element that may or may not have independent existence but takes part in a chemical reaction. बेसिकली मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन होती है तो मॉलिक्यूल्स अपने आप पार्टिसिपेट नहीं करते, पहले वो ब्रेक डाउन करते हैं अपने एटम्स में, और तब वो एटम्स रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेंगे? एटम्स या मॉलिक्यूल्स? एटम्स। उसके बाद दे आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल, जो कि जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। होने को तो और भी बातें हो सकती है, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, जो भी होते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि मैं वही बातें आपसे करूंगा जो मुझे पढ़ानी है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? मान लो मैं यहां पे लिख दूं पॉजिट्रॉन, आपके दिमाग में पॉजिट्रॉन नहीं चलता रहेगा 1 घंटे तक। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मुझे इस कॉम्प्लेक्सिसिटी से आपको सेफ रखना है। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं होनी। अब यहाँ पे फिजिक्स में थोड़ा बहुत आप इसके बारे में पढ़ेंगे, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एक्सेट्रा के बारे में, ठीक है ना? तो ये सब आप डील कर सकते हो शायद। तो आप एटम के बारे में लिख लो। एटम की ओरिजिनेशन कैसे हुई थी वो मैं उसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं उस डेफिनेशन को यूज भी नहीं कर रहा हूं। भाई मैं बताऊं अगर आपको कि ये एटोमोज से बना, एटोमियो यानी कि अनकटेबल, अनडिविजिबल, तो होता नहीं है ऐसा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली exactly। तभी तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आए। कर लोगे। लेकिन हाँ, मोल कॉन्सेप्ट में अब आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ोगे तो वो बताई जाएंगी बातें आपको जो डाल्टन ने बोली थी। तो वहां पे बताया जाएगा कि अनकटेबल, अनडिविजिबल, आपको सेंस होगी कि हाँ ये बात गलत है एक्चुअल में। समझ पा रहे हो बात आप? तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट। जल्दी नोट करो एटम की डेफिनेशन बेटा। बेटा आवाज से आ रही, देखो बात है नहीं बिल्कुल भी यार।
An atom is the smallest particle of an element that may or may not have independent existence but takes part in a chemical reaction. They are made up of still smaller particles, electron, proton and neutron. ठीक है बेटा. हाँ जी, आप बताओ क्या पूछा आपने. O2. चलो O2 के बारे में जब आपने जिक्र किया है, बताओ बेटा. प्योर होगा पहली बात तो. प्योर के अंदर एलिमेंट होगा बेटा. ठीक है. और बताओ. एटम भी होगा. नहीं होगा एटम, क्योंकि दो एटम आ गए ना बेटा यहाँ पे. एटम तो नहीं होगा लेकिन एलिमेंट होगा. लेकिन कोवेलेंट होने की वजह से मोलिक्यूल बोल दिया जाएगा. समझ रहे हो ना. अगर कोई एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए आपस में, तो उसको क्या बोलेंगे आप. मोलिक्यूल. अगर कोई कंपाउंड भी कोवेलेंट अगर है तो उसको भी मोलिक्यूल बोल सकते हैं. समझ रहे हो कि नहीं. तो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स अगर प्रेजेंट है तो उस पूरे सिस्टम को आप क्या बोल सकते हैं. उस पूरे सब्सटेंस को मोलिक्यूल कह सकते हैं. अब वो कोवेलेंट बॉन्ड एक टाइप के एटम्स में भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम्स में भी हो सकते हैं. समझ गए बेटा बात ये. तो मोलिक्यूल क्या होता है बेटा, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. बताओ NaCl कंपाउंड होगा क्या. बताओ एलिमेंट होगा क्या. एटम होगा क्या. मॉलिक्यूल होगा क्या. नो सर, वेरी गुड. कंपाउंड ही होगा बस ये. समझ गए कहानी. लेकिन अगर मैं बात करता हूं वाटर की, बताओ ये कंपाउंड होगा क्या. यस. एलिमेंट नो. एटम नो. मॉलिक्यूल यस. हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड्स आएंगे. कुछ बात आई समझ में आपको. वाटर मोलिक्यूल, O2 मोलिक्यूल, H2 मोलिक्यूल, NaCl मोलिक्यूल नहीं होगा बेटा. डेफिनेशन ही ऐसी है. बॉन्ड्स के आधार पे मोलिक्यूल अगर बोल रहे हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जरूर होंगे. समझ रहे हो बेटा. हाँ नहीं बेटा, गलत बात. इसका मतलब ये है कि ये दो आयनिक कंपाउंड हो गए. समझ रहे हो बात ये. अरे कर लोगे इसको. तो मैंने क्या बोला, मोलिक्यूल क्या होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हो. बात खत्म हो गई है. NaCl में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है तो ये मोलिक्यूल नहीं है. बात खत्म. बढ़े आगे. अरे बढ़े क्या आगे दुष्टों. ओके बेटा. देखो बेटा अब थोड़ा थोड़ा और डिटेल में बातें करते हैं. हाँ जी बेटा. अब जो हमने बात की है तो एटम्स के अंदर फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बातें होंगी. जैसे मैं इलेक्ट्रॉन की बातें करता हूं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल ई. मैं कभी कभी इसको कुछ ऐसे भी लिख देता हूं बेटा, घबराना नहीं है. ई डैश डैश मान लो, या फिर ये मेरा नेगेटिव बनाने का भी तरीका है. समझ पा रहे हो बात ये. तो अगर मैं कभी कभी आपसे ऐसे बोल दूं, ऐसे लिख दिया, इसका क्या मतलब हो गया, इलेक्ट्रॉन्स. ये मैं अक्सर यूज करूंगा बेटा. क्लियर है बेटा बात ये. इसका नोटेशन क्या होता है, -1 E0. ये बात आप समझ रहे हो. मतलब इसका एटॉमिक नंबर आप कह लो, कुछ नहीं है वैसे. -1 E0. इस पे चार्ज -1. इस पे मास कुछ नहीं होगा. मास इसका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए 0. डिस्कवरर क्या था बेटा, थॉमसन. समझ रहे हो. उसके बाद अगर मैं मास की बात करता हूं तो मास कितना होता है इसका, 9.11 इंटू 10 पावर -28 kg ग्राम एक्चुअली. और इसको आप लिख सकते हो 9.11 इंटू 10 पावर -31 kg. और ये हाइड्रोजन एटम का कितना पार्ट होता है. अगर हाइड्रोजन एटम
अगर हाइड्रोजन एटम का मास 1u है तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 1/1837u। तो हाइड्रोजन से इतने गुना कम भारी है ये। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो सिमिलर टू 1 प्रोटॉन होता है या 1 न्यूट्रॉन होता है, ये बात आपको पता है। तो अगर मुझे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं मास की टर्म्स में, तो बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर सकता हूं कि नहीं? इसीलिए इसके ऊपर जो इसका मास है वो कितना लिखा गया है, 0 लिखा गया है। ये बात आप समझ रहे हो ना बेटे? बेटा इसका जो मास है विद रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन काफी कम होता है, इसलिए इसका कोई मास हम कंसीडर नहीं करेंगे। दोबारा बताओ एक बार फिर। अरे बेटा आप एक बात बताओ, आपने 1 में 1/1837 जोड़ दिया, बताओ क्या आएगा? 1837 जोड़ना है आपको, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? मुझे ये पता है 1 ही आएगी। समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ रहे हो? अब कुछ समझ में आई बात? कैलकुलेट करते रहना घर पे, आपको पता लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगेगा आपको, खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम क्यों कर रहे हैं इसको कैलकुलेट, फिर हम इसको नेग्लेक्ट ही कर देना। ओ भाई होमवर्क लिख लो, ये करके लाना आप। अब आप देखना 1 के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी आप देख लेना, और आपके एफर्ट्स कितने बड़े वो भी देख लेना एक बार। अरे समझ रहे हो कुछ बात? चलो इस यहीं से कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना?